हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस शहडोल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उत्तर मौर्य साम्राज्य से ही संबंधित है, क्योंकि हमने अपने पिछले वीडियो में उत्तर मौर्य साम्राज्य में विदेशी राजवंश के बारे में पढ़ा, जिसमें पहला हमें पढ़ा इंडो ग्रीक राजवंश। उसी क्रम में आज हम बढ़ने वाले हैं जो आगे विदेशी राजवंश आए, जिनमें एक और राजवंश था जिसका नाम था शक या सिथियन राजवंश। शक या सिथियन राजवंश। वीडियो शुरू करने से पहले अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें ताकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए। तो शक और सिथियन की अगर हम बात करते हैं तो ये मध्य एशियाई जनजाति द्वारा यूएची बैक्ट्रिया सीमा से इनको क्या किया जाता है, वहां से भगा दिया जाता है। जो उनका स्थान था, स्थान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो वो वहां से आते हैं और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बस जाते हैं। ठीक है, इनकी 5 शाखा थी। इस राजवंश की 5 शाखाएं थी, जिन्होंने पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक क्या किया है, पहली शताब्दी ईस्वी से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, शासन किया है। कहां पर शासन किया है? भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच इन्होंने कहां कहां शासन किया? तो कपिसा, जो कि अफगानिस्तान है, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक। उज्जैन और नासिक। तो इनका जो शासन क्षेत्र था वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कपिसा, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक क्षेत्र इन्होंने क्या किया, शासन किया। कब से कब तक? पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में। ठीक है, इनकी 5 शाखाएं थी। इन 5 शाखाओं में जो इनकी 2 शाखाएं थी वो प्रमुख थी। ठीक है, जिनका जो है काफी वर्चस्व था। तो 2 शाखाएं इतिहास में जो है बहुत बड़े नाम से जाने गए। तो पहला था ऊपरी दक्कन के शक। ऊपरी दक्कन के शक, इन्हें छहरत या छहरात शाखा के नाम से जाना गया। याद रखिएगा, इन्हें छहरत या छहरात शाखा के नाम से जाना गया है। अब मेन क्या है कि इनकी जो राजधानी थी, इनकी राजधानी थी मीन नगरा। ठीक है, तो छहरत या छहरात शाखा की जो राजधानी थी वो थी मीन नगरा। और मीन नगरा वर्तमान का मंदसौर, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, तो मंदसौर जो है इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कहां ट्रांसफर कर दी? तो इन्होंने अपनी राजधानी नासिक ट्रांसफर कर दी, नासिक स्थानांतरित कर दी। अच्छा, इन्होंने तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, नासिक के अलावा और किस क्षेत्र पर शासन किया है? तो इन्होंने गुजरात, मालवा, कोंकण और पुष्कर में भी इन्होंने अपना शासन किया। तो इनका शासन क्षेत्र जो था ये गुजरात, मालवा, कोंकण और पुष्कर क्षेत्र पर भी इन्होंने क्या किया है, शासन किया है। और इनके जो महत्वपूर्ण शासक थे उनका नाम था नहपान। नहपान जो है छहरत वंश के बहुत महत्वपूर्ण शासक थे, काफी फेमस पर्सन रहे हैं, जिनका नाम क्या था, नहपान था। और इन्हें एरिथ्रियन सागर के पेरिपल्स में, किसमें? एरिथ्रियन सागर के पेरिपल्स में, एरिथ्रियन सागर के पेरिपल्स में ममबकौस, किसके नाम से जाना गया इन्हें? ममबकौस। और ममबकौस का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ है कि दक्कन का सबसे बड़ा राजा। ठीक है, दक्कन का सबसे बड़ा राजा के नाम से किसको जाना गया? नहपान को जाना गया, ममबकौस के नाम से, जिसका अर्थ होता है दक्कन का सबसे बड़ा राजा के रूप में इन्हें क्या किया गया है, संदर्भित किया गया। क्लियर है? अब दूसरा है, दूसरी जो शाखा थी, पहली शाखा थी ऊपरी दक्कन के शक, और दूसरी जो शाखा रही है वो थी पश्चिमी भारत के शक। पश्चिमी भारत के शक। अब इनकी हम बात करें तो पश्चिमी भारत के जो शक थे
इनको जाना गया है करधामक वंश के नाम से। किस नाम को जाना गया है? करधामक वंश के नाम से। तो इन्हें जाना गया है करधामक वंश। करधामक वंश के नाम से ये प्रसिद्ध हुए और इनकी राजधानी थी उज्जैन। इनकी जो राजधानी थी उसका नाम क्या है? उसका नाम है उज्जैन। और इनके जो सबसे महान शासक थे उनका नाम था रुद्रदमन। और इसके अलावा अगर बात करें तो जब सबसे महान शक वंश थे, चाहे वो ऊपरी दक्कन के हो या पश्चिमी भारत के हो, चाहे वो छहरात हो या करधामक हो, इनका जो शासन काल था, इन्होंने पहली ईस्वी से लेकर के चौथी ईस्वी तक शासन किया है। जो जहां पर इनका काफी वर्चस्व था, तो पहली ईस्वी से लेकर के चौथी ईस्वी तक इनका काफी वर्चस्व रहा है और इन्होंने जो है यहाँ पर शासन किया है। महत्वपूर्ण शासक कौन थे इनके? महत्वपूर्ण शासक थे इनके रुद्रदमन। अब रुद्रदमन जो थे वो करधामक वंश के प्रतापी शासक थे। साथ ही साथ ये संस्कृत के क्या थे? महान विद्वान थे। कौन? रुद्रदमन जो रहे हैं वो एक महान संस्कृत विद्वान भी रहे हैं और इन्होंने आधिकारिक उद्देश्य के लिए संस्कृत का उपयोग किया और संस्कृत का उपयोग करने वाले ये पहले शासक थे। इनका जो पहला संस्कृत शिलालेख है वो जूनागढ़ गिरनार शिलालेख है। ठीक है, इसमें सुदर्शन झील की मरम्मत के बारे में भी पता चलता है। तो याद रखिएगा, पश्चिमी भारत के शक में करधामक वंश, इनके प्रतापी शासक रुद्रदमन, इनकी राजधानी उज्जैन थी और ये संस्कृत के महान विद्वान थे और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए क्या किया? उन्होंने संस्कृत का जो है संस्कृत भाषा का उपयोग किया था और संस्कृत भाषा का उपयोग करने वाले रुद्रदमन कौन थे? पहले शासक थे। ठीक है, तो रुद्रदमन पहले शासक थे और इनका जो पहला संस्कृत शिलालेख है वो जूनागढ़ गिरनार शिलालेख था, जो सुदर्शन झील की मरम्मत के बारे में भी बात करता है। अब हम लोग बात करेंगे इनके योगदान की। तो इन्होंने भारत में चांदी के सिक्के जारी किए और चांदी के सिक्के जारी करने वाले भी ये क्या थे? शक जो है पहले शासक थे। तो चांदी का जो सिक्का जारी हुआ है, इसको जारी करने वाले जो शक रहे हैं वो क्या, वो कौन थे? वो पहले शासक थे। याद रखिएगा, चांदी के सिक्के जारी करने वाले शक पहले शासक थे और इनके सिक्कों पर लक्ष्मी, बुद्ध और शिव की आकृति पाई गई है। किसकी? लक्ष्मी, बुद्ध और शिव की आकृति पाई गई। इनके सिक्कों में, शकों के सिक्कों में। शकों ने क्या जारी किया? चांदी का सिक्का जारी किया। चांदी का सिक्का जारी करने वाले ये पहले शासक थे। कौन सा पहले शासक थे? तो शक जो रहे हैं वो चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक रहे हैं। क्लियर है? और इसी समय जो है विक्रम युग और शक युग का जो है शुरुआत होती है और इसका संबंध जो है शकों में बताया जाता है कि शकों द्वारा जो है विक्रम युग और शक युग जो है शुरू किया गया है। अब विक्रम युग की हम बात करते हैं। विक्रम युग है क्या? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। विक्रम युग, विक्रम युग, विक्रम युग की जो शुरुआत है, विक्रम युग कब शुरू हुआ? तो लगभग 57 ईसा पूर्व में। कब हुआ है? लगभग 57 ईसा पूर्व में विक्रम युग की शुरुआत हुई और उज्जैन के राजाओं में से एक ने शकों को हराया था। उन्होंने क्या किया? खुद को विक्रमादित्य कहा और विक्रम संवत नामक एक युग शुरू किया, जिसने 57 ईसा पूर्व में शकों पर उनकी जीत का जश्न मनाया था और विक्रम युग की शुरुआत की थी। इसी के बाद से जो विक्रमादित्य की उपाधि रही है वो एक प्रतिष्ठित उपाधि बन गई। एक के बाद एक 14 शासकों ने इस विक्रमादित्य के शीर्षक को जो है अपनाया है और गुप्त वंश के जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनमें से सबसे प्रसिद्ध शासक हुए हैं। तो याद रखिएगा, जो उसकी शुरुआत हुई जो 57 ईसा पूर्व में हुई है और जो राजा थे उन्होंने किसको हराया? शकों को हराया। शकों को हराने की खुशी में उन्होंने जीत के जश्न के साथ उन्होंने क्या किया है? विक्रम युग की उन्होंने शुरुआत की है। तो विक्रम युग के बाद एक और है जिसे हम जो है शक संवत के नाम से जानते हैं। शक संवत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये शक संवत की जो शुरुआत है वो 78 ईस्वी से शुरू होती है। यह याद का प्रतीक है कि राजा शालिवाहन की जो मुख्य सेना थी वो क्या करती है? जीत जाती है
तो इसकी शुरुआत कब हुई? 78 ईस्वी में हुई। क्यों हुई? जो शालिवाहन की सेना थी, शालिवाहन की सेना एक युद्ध में क्या करती है? जीत जाती है। और इसी याद में जो है ये शक संवत चलाया गया। और शक संवत को ही 1957 में, कब? 1957 में भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर में क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। क्लियर है? तो 1957 में इस शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपना लिया गया, जो कि शकों के योगदान के बारे में बताता है। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला जो राजवंश है उसका नाम है पार्थियन राजवंश। अगला राजवंश है पार्थियन राजवंश। अब पार्थियन राजवंश की हम बात करेंगे कि ये कहां से आए, कौन थे? तो पार्थियन या पहलव संस्कृत ग्रंथ के अनुसार ये ईरान में रहते थे और ईरान से कहां आ गए? वो भारत की ओर आ गए। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में पार्थियन शकों के बाद उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर हावी हुए, लेकिन ये एक छोटे क्षेत्र पर शासन करते थे। उत्तर पश्चिमी और उत्तरी भारत के विभिन्न हिस्सों में शक और पार्थियन एक साथ शासन करते थे। ठीक है? इनका जो महत्वपूर्ण शासक था उसका नाम था गोंडोफनस। गोंडोफनस पार्थियनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, याद रखिएगा। सबसे प्रतापी शासक कौन था? गोंडोफनस था, जो कि एक पार्थियन राजवंश का शासक था। ऐसा कहा जाता है कि जो सेंट थॉमस थे, सेंट थॉमस इसी के शासनकाल में कहां आए हैं? भारत आए हैं। सेंट थॉमस गोंडोफनस के ही शासनकाल में भारत आए और इन्होंने यहां पर आकर के ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? सेंट थॉमस ने। ठीक है? 14वीं शताब्दी में वेनिस यात्री, एक वेनिस यात्री आते हैं जिनका नाम था मार्को पोलो। कहां से आए? वेनिस से आए। एक वेनिस यात्री थे जिनका नाम था मार्को पोलो, और इन्होंने चेन्नई के पास सेंथोम में, कहां पर? चेन्नई के पास सेंथोम में, चेन्नई के पास सेंथोम में सेंट थॉमस की कब्र पाई थी। क्लियर है? तो 14वीं शताब्दी में एक यात्री आते हैं वेनिस से जिनका नाम है मार्को पोलो। वो चेन्नई जाते हैं और चेन्नई के पास सेंथोम में सेंट थॉमस की कब्र पाते हैं। तो ये था पार्थियन। ये छोटे छोटे राजवंश हैं जो विदेशी राजवंश हैं। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं पार्थियन राजवंश की, कि पार्थियन को ही पहलव के नाम से जाना गया। ये ईरान में रहते थे और वहां से ये भारत आ जाते हैं। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जो पार्थियन थे वो शकों के बाद उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर शासन करने वाले पहले थे जिन्होंने वहां पे हावी हुए, और वो अपने छोटे क्षेत्र में जो शासन करते थे। उत्तर पश्चिमी और उत्तरी भारत के विभिन्न हिस्सों में शक और पार्थियन एक साथ शासन किए। ठीक है? गोंडोफनस उनके सबसे महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। सेंट थॉमस इन्हीं के शासनकाल के दौरान भारत आए और यहाँ पर जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। सेंट थॉमस की कब्र किसने पाई? तो वेनिस यात्री जो 14वीं शताब्दी में भारत आए, वो चेन्नई के पास सेंथोम में सेंट थॉमस की क्या करते हैं? कब्र पाते हैं। तो यहीं पर ये जो है हमारा आज दो, एक था शक और दूसरा था पार्थियन राजवंश। ठीक है? इसी तरह वीडियो को और नॉलेज को बढ़ाने के लिए, जो कि हमारी यूपीएससी और एमपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मेंस के लिए, तो वीडियो को जो है आप बहुत अच्छे से देखें, उसको नोट्स बनाएं, अच्छे से उसको जो है पढ़ें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।